नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्ते आप सभी को। आपने देखा होगा कि इधर ये जो है चाइनीज़ लैंग्वेज बन गई है, इसकी वजह से हमारी क्लास भी 15 मिनट लेट हो गई। एरियल डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। ये सारा लैंग्वेज चाइनीज़ हो गई थी जो पीपीटी बनी हुई थी, हालांकि पीपीटी से वैसे भी हमें नहीं पढ़ना था। अब इसका काम हमें आता नहीं है। ऑफिस में लोग जो है स्टाफ वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आते हैं, इसको हटाते हैं, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। राइट, इसको पूरा हटा ही देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। यस, सुमन, भाविका, ममता, राम, सीमा, एच, मीना एंड कमल सिंह, आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, बातों बातों में हमने कई बार इसको पढ़ लिया है। इस कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है। क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय ऐसे होता क्या, ये तो सत्रीय हो गया। एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। इसमें देखो, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे हम। क्षेत्रीय विभेदन इसको कहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या इसकी पृष्ठभूमि है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन। राइट, देखो शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको हम फटाफट पढ़ने वाले हैं। सर मेरी ये फर्स्ट लाइव क्लास है, कौन सी यूनिट चल रही है? एच मीना, आपका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी के परिवार में आपका स्वागत है। थोड़ चल रही है, ठीक है, थोड़ चल रही है। काफ़ी विद्यार्थी अभी भी रोज़ अभी एडमिशन हो रहे हैं फुल। अभी लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम मई जून तक जा रहा है, तो इसलिए रोज़ काफ़ी एडमिशन हो रहे हैं अभी। चलिए, कोई बात नहीं। देखो, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं हम। एरियल डिफरेंशिएशन हमने जो कल किया या उससे पहले जो हम देख रहे थे, पूरे भूगोल का सबसे बड़ा एक द्वंद्व, सबसे बड़ा द्वैतवाद, सबसे बड़ा विचार जो चल रहा था, उस विचार का नाम है मानव भूगोल। मानव और पर्यावरण के बीच का जो इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है, उसकी व्याख्या करने के तरीके, उसकी व्याख्या करने की विचारधाराएं क्या क्या है, कौन कौन सी है, उनका क्या काल रहा है, कौन सा पैराडाइम रहा है। तो हमने इस विचारधारा के रूप में प्रथम पैराडाइम निश्चयवाद को देखा। उसके बाद में निश्चयवाद के बाद में हमने द्वितीय पैराडाइम भूगोल का, जिसे सेकंड पैराडाइम कहा जाता है, संभववाद को देखा। और संभववाद और निश्चयवाद दोनों पैराडाइमों का एक मिश्रण निकल कर आया, जिसको हमने नाम दिया नव निश्चयवाद। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? नव निश्चयवाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये भूगोल की विचारधाराएं थी, या मानव भूगोल की इसको विचारधाराएं भी कहा जाता है। अब उसके बाद में क्या हुआ, देखो, अब उसके बाद में क्या हुआ, उस पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत होने की पृष्ठभूमि है, अगर इस पृष्ठभूमि की हम बात करें तो पृष्ठभूमि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, आपको पता भी होना चाहिए। पृष्ठभूमि क्या है? देखो, जो निश्चयवाद था, मतलब अगर हम कहें कि इससे पूर्व मानव पर्यावरण अंतर संबंध जो है, अंजलि मीना है नाम, अच्छा ठीक है, ये एच मीना से लगता है कि वो जो है कोई हरिराम मीना है। ठीक है, तो मानव पर्यावरण अध्ययन पर यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे थे विचारधारा, भूगोल में केवल यही था कि मानव पर्यावरण अंतर संबंध है, इसका अध्ययन करना है। तो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का जो भूगोल चल रहा था, मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की भूगोल पर क्या लगने लग गई? प्रश्न चिन्ह लगने लग गई। राइट, कि ये कितने दिन चलेगा भाई तुम्हारा संभववाद निश्चयवाद, खत्म करो इसको, हमारा जो है नया विचार है इसको सुनिए।
राइट। तो दूसरा, अब क्या हुआ कि इससे पहले जो विचार चल रहा था निश्चयवाद, ठीक है, निश्चयवाद जो है निश्चयवाद को अस्वीकार कर दिया गया। निश्चयवाद को क्या कर दिया गया? अस्वीकार इसको कर दिया गया। इसके विभिन्न कारण हमने देखे कि निश्चयवाद एक अतिवाद था, ठीक है, इसको क्यों अस्वीकार किया गया, इसके भी कारण हमने देखे। उसके बाद में जो संभववाद आया, दूसरा पैराडाइम, संभववाद जो है अस्पष्ट होने के कारण, अस्पष्ट होने एवं विधि तंत्र के अभाव में, विधि तंत्र के अभाव में, कम छोटे कार्यकाल में ही, ठीक है, अभाव में लघु कार्यकाल के साथ क्या हो गया? लघु कार्यकाल के साथ ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। राइट। ये स्टार्टिंग की पृष्ठभूमि चल रही थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि संभववाद चल रहा था, संभववाद फ्रांसीसी स्कूल की मुख्य विचारधारा थी। इस संभववाद की जो विचारधारा है, ठीक है, जो फ्रांसीसी स्कूल की विचारधारा है, ये संभववाद की विचारधारा कहाँ चल रही थी? फ्रांस की मुख्य विचारधारा थी। ये है फ्रांस की एक मुख्य उस दौरान की विचारधारा थी। अब इस विचारधारा से क्या निकल कर आया था? प्रादेशिक भूगोल निकल कर आया था। क्या निकल कर आया था? प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। इसी प्रादेशिक भूगोल को और आगे बढ़ाने का कार्य कहें, इसी प्रादेशिक भूगोल को हम क्या कहें? और आगे बढ़ाने का कार्य कहें, या इसको नया स्वरूप देने का कार्य कहें, तो वो किन्होंने किया था? इसका नया स्वरूप देने का कार्य, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरोलॉजी, या हम क्या कहते हैं? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। तो भूगोल को एक कोरोलॉजी के रूप में स्थापित करने का कार्य संभववाद के बाद में स्टार्ट हुआ। इससे पहले ये जो परंपरा है कांट से स्टार्ट हुई, उसके बाद में हेटनर आया, उसके बाद में कोलसावर आया, उसके बाद में हुड्सोन आया। तो हुड्सोन का जो विचार है क्षेत्रीय विभेदन, जिसको हम देखने जा रहे हैं, ये एक जो है प्रादेशिक भूगोल का हम कहेंगे चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। किसका? प्रादेशिक भूगोल का। मेरे यहाँ पे कुछ लाइट का इश्यू आ रहा है, अगर आपको कोई असुविधा है तो मैं दूसरी लाइट भी स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे सामने जो लाइट है वो थोड़ा सा पता नहीं ब्लिंक कर रही है, ठीक है, नाराज हो गई है। चलिए सर, निश्चयवाद और एरियल डिफरेंशिएशन साथ साथ चलता है क्या? नहीं, देखो, निश्चयवाद और एरियल डिफरेंशिएशन साथ साथ नहीं चलता है। निश्चयवाद एरियल डिफरेंशिएशन का जो काल है वो 1925 के बाद का काल है, ठीक है, और 1925 से पहले ही निश्चयवाद समाप्त हो चुका होता है, संभववाद ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका होता है। हम ये कह सकते हैं कि निश्चयवाद और संभववाद काफ़ी टाइम तक साथ में चलते हैं। ये इस विचारधारा को हम यहाँ पर माना जा सकता है। राइट, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की क्या है? पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर हमें आगे क्या करना है? इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही हमें अब नए क्षेत्र वर्णनी भूगोल, जिसको हम कोरोलॉजी कहते हैं, उसको स्थापित करना है या कोरोलॉजी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब कोरोलॉजी की जो विचारधारा है उसको हम देखते हैं। ये पृष्ठभूमि बनने के बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ? मोहभंग तो हो गया संभववाद से। अब यहाँ पर देखो एक नया विचार आता है, उस विचार का नाम क्या है? कोरोलॉजी, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान या कोरोलॉजी कहते हैं इसको। कोरोलॉजी या इसको क्षेत्र वर्णनी, इसको साथ में लिख सकते हैं क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, ठीक है। ये कोरोलॉजी का जो मामला है, इसमें क्या होता है? देखो, कोरोलॉजी या इसको हम कह सकते हैं कि उस दौर का ये प्रादेशिक भूगोल है, जिसको फ्रांसीसी स्कूल ने पनपाया था, उसी प्रादेशिक भूगोल को इन्होंने आगे बढ़ाया था, लेकिन संभववादी विचार हटा दिया गया था। राइट, यह भूगोल का एक नया पैराडाइम माना जाता है। अब होता क्या है इसकी पृष्ठभूमि में? अगर हम देखें, इसमें 3-4 लोग जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो विचार है, सबसे पहले जो लेके आए उस व्यक्ति का नाम है कांट। क्या नाम है? कांट। कांट के बाद में एक बड़ा नाम आता है,
उस व्यक्ति का नाम है, हम कह सकते हैं कार्ल सावर भी कह सकते हो, हैटनर भी कह सकते हो। तो पहले अपन हैटनर को ले लेते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है हैटनर। उसके बाद में देखो एक व्यक्ति का और नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है कार्ल सावर, ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति और आता है, उस व्यक्ति का नाम है जो सबसे महत्वपूर्ण है और आज हम इसको पढ़ेंगे और मध्य 20वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख भूगोलवेता, महान भूगोलवेता माना जाता है। इसका नाम है होड्सन, ठीक है, होड्सन इसका नाम है। अब देखो अगर इसको हम डिटेल से देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो कांट का विचार है, तो कोरोग्राफी शब्द जो है, कोरोग्राफी की चर्चा सबसे पहले किसने की है? कांट ने। कोरोग्राफी का मूल दर्शन या किसने दिया है? कांट ने दिया है। प्रारंभिक दर्शन कोरोग्राफी का मूल दर्शन किसने दिया है? कांट में दिया। तो भूगोल में सर्वप्रथम मौलिक रूप से इसको स्थापित करने का, कोरोग्राफी को भूगोल में सर्वप्रथम मौलिक रूप से स्थापित करने का क्या नाम है? कांट है, ठीक है। कांट, हैटनर, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सही है। चलिए, एरियल डिफरेंशियल कोरोलॉजी प्रादेशिक विभिन्नता में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। महेश चंद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझा नहीं। एरियल डिफरेंशिएशन, कोरोलॉजी और प्रादेशिक विभिन्नता में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। अंतर अभी बताएंगे ना क्या अंतर है, ठीक है। अभी देखो बातों बातों में आपका क्लियर एकदम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे, मतलब कोई कोटेशन आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भूगोल में जो सर्वप्रथम मौलिक रूप से कांट ने सबसे पहले ये इसको स्थापित किया है, ठीक है, कोरोग्राफी को। हम ये कह सकते हैं भूगोल में मौलिक रूप से सर्वप्रथम कोरोग्राफी की स्थापना। कोरोग्राफी क्या मैं बता चुका हूं, आपको और बताऊंगा। कोरोग्राफी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर कांट महोदय के द्वारा की जाती है। अब कांट महोदय यहाँ पे कहता क्या है कि कोरोग्राफी है क्या? सेम ही है, ओके। कोरोग्राफी और कोरोलॉजी एक ही है क्या? बिल्कुल एक ही है, ठीक है। रूप परिवर्तन है, जैसे कोई क्षेत्रीय विभिन्नता कह रहा है, कोई कोरोग्राफी कह रहा है, कोई क्षेत्र वर्णनी कह रहा है, कोई कोरोलॉजी कह रहा है, ठीक है। एक ही है, लेकिन परिभाषा देखने का नजरिया व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग है। इन चारों का नजरिया क्या है? एक ही चीज को देखने का, वही मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। महेश वही बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कांट क्या कहता है? कांट कहता है कि स्थान में तत्वों की संगति होती है, एसोसिएशन होता है। कोई भी स्थान है उसमें जो तत्व पाए जाते हैं, या कोई भी प्रदेश है उसमें तत्व पाए जाते हैं, या कोई भी क्षेत्र है उसमें जो सारे भौतिक सांस्कृतिक तत्व हैं, उन सारे भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों में एक संगतता पाई जाती है, एक एसोसिएशन पाया जाता है, एक जुड़ाव पाया जाता है। इस एसोसिएशन का अध्ययन ही क्या है? कोरोलॉजी है या भूगोल है, ठीक है। कौन कह रहा है यहाँ पर? ये कांट कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पर स्थानिक क्रम में जो है एक संगतता पाई जाती है, स्थानिक क्रम में तत्वों की एक व्यवस्था, एक विशेष ऑर्डर पाया जाता है, यही कोरोग्राफी है। कौन कह रहा है यहाँ पर? कांट कह रहा है। देखो अभी मैं अंतर बताता हूँ मैस, एक बार चारों को मैं बता देता हूँ, फिर चारों में क्या अंतर है वो बताएंगे। ये क्या कहता है कि जो स्थान है, स्पेस है, उसके तत्वों में, ठीक है, स्थान की स्पेस, मतलब स्थान या स्पेस एक ही है, स्थान के तत्वों में एक संगतता पाई जाती है। संगतता का मतलब है एसोसिएशन, जुड़ाव, अंतर संबंध पाई जाती है, ठीक है। इस अंतर संबंधता का अध्ययन ही क्या है? कोरोलॉजी है, ठीक है, पाई जाती है। या संगतता का अध्ययन ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संगतता का अध्ययन ही कोरोग्राफी है या कोरोलॉजी है। राइट, ये कौन कह रहा है यहाँ पर? कांट कह रहा है। कांट का एक छोटा सा विचार और भी है। इसी संगतता का मतलब होता है कि स्थानिक क्रम का एक ऑर्डर होता है, ठीक है। स्थानिक क्रम में एक व्यवस्था के साथ, एक विशेष ऑर्डर के साथ यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं। स्थानिक सीक्वेंस
या कर्म या व्यवस्था, स्थानिक क्रम की व्यवस्था। ठीक है, इस संगतता का मतलब आप कह सकते हो स्थानिक क्रम की व्यवस्था। ये क्या है? कांट का कोरियोग्राफी है। सिंपल शब्दों में वापस बता रहा हूं, कांट कहता है, कांट सबसे पहले भूगोल में कोरियोग्राफी की मूल दर्शन को, मौलिक दर्शन को स्थापित करता है सर्वप्रथम। उसके बाद में क्या होता है, कांट कहता है कि जो भूगोल है या कोई स्थान है, तो स्थान के सारे भौगोलिक या क्षेत्रीय कारकों में एक संगतता, एक एसोसिएशन पाई जाती है। इस संगतता का अध्ययन ही कोरियोग्राफी है। इस संगतता से तात्पर्य है स्थानिक तत्वों के क्रम में एक ऑर्डर, एक व्यवस्थित रूप पाया जाता है, उसका अध्ययन करना। ठीक है, स्थानिक क्रम में एक व्यवस्था पाई जाती है, उसका अध्ययन करना। ठीक है सर, पेपर फर्स्ट के नोट्स मानवेंद्र कैसे मंगवाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। अंजलि आप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, आप मैसेज कर देना, जो नंबर है उस पर मैं आपको एक जो हमारा नोट्स मंगाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। और जो अपने, मैं बता दूं आपको सभी के लिए एक न्यूज़ मतलब सूचना है, ये है कि जो भी अपने पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं मंगवाए हैं, जो मंगवाना चाहते हैं, आप फटाफट से मंगवा लीजिए। हमारे पास केवल 25 से 30 सेट और बचे हैं। ठीक है, आगे अभी छपवाने का प्लान है नहीं, छपवाएंगे तो भी वो लगभग 10 दिन 8 दिन रुक के छपवाएंगे, जैसे जितनी डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग, और वो छप के आएगा तो 10 12 15 दिन और लग जाएंगे। तो जिसको भी नोट्स मंगवाने हैं फटाफट मंगवा लेना, बाद में मत कहना कि सर मैं तो पेड कोर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं रह गया नोट्स से, मुझे भी दो। तो वो ख़त्म होने के बाद हमारे हाथ में जो है कुछ नहीं रहेगा, राइट। तो पहले आप मंगवा लीजिए जिनको भी मंगवाना है। तो ये कांट का क्या है, कोरियोग्राफी। देखो, कांट की कोरियोग्राफी का या कांट के कोरोलॉजी का ही, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का ही अध्ययन या अनुसरण कौन करता है? यहाँ पर हैटनर करता है। ठीक है, इसे कांट हैटनर परंपरा भी कहते हैं। कांट क्या कहता है, सॉरी हैटनर यहाँ पे क्या कहता है, हैटनर हम कहें कि कोरोलॉजिकल साइंस का, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, या सबसे बड़ा जो अपने ये क्षेत्र वर्णनी विज्ञान अपने सिलेबस में भी है। इसको टॉपिक को हम और अच्छे से पूरा देखेंगे। अभी मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चारों बताने का मेरा कार्य ये है कि कांट से लेकर हार्टसोन तक को मैं इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के बीच में एक सह अस्तित्व पाया जाता है। ये बात कौन कह रहा है? यहाँ पर हैटनर कह रहा है कि जो भी कोई क्षेत्र है, क्षेत्रों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के बीच में एक सह अस्तित्व और एक जो पाया जाता है, या उसके सह अस्तित्व के संबंधों की व्याख्या करना ही कोरियोग्राफी है। ठीक है, इसका मूल विचार छोटे रूप में अगर हम देखें, आगे डिटेल से देखेंगे तो ये है, ये क्या कह रहा है, हैटनर कह रहा है क्षेत्र के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के मध्य पाए जाने वाले सह अस्तित्व और संबंधों की व्याख्या करना ही क्या है? कोरियोग्राफी है। व्याख्या करना ही कोरोलॉजी कहलाता है। कोरोलॉजी कहलाता है। ये एक विचार किसका है? यहाँ पर हैटनर का है। ठीक है, तो हैटनर जो है कोरोलॉजी को एक शब्दावली में अगर हम कहें तो हैटनर इस कोरोलॉजी को क्या कहता है? प्रदेशों के अध्ययन का विज्ञान। मतलब कोरोलॉजी या क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है, इसको क्या कहता है हैटनर? प्रदेशों के एक शब्दावली में अगर हम कहें तो प्रदेशों के अध्ययन का विज्ञान क्या है? यहाँ पर कोरियोग्राफी है, राइट। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, इन चारों को क्यों पढ़ रहे हैं? मैं तो केवल एरियल डिफरेंशिएशन में हॉटसोन को पढ़ना था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1920 तक 1925 तक निश्चयवाद का अंत हो गया, संभववाद का अंत हो गया। ठीक है, जो मानव पर्यावरण का सह संबंध की विचारधाराएं चल रही थी उनका भी अंत हो गया। फ्रांस से जो प्रादेशिक भूगोल निकल कर आया,
उस प्रादेशिक भूगोल को ही क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में, कोरोलॉजी के रूप में ये चारों लोग आगे बढ़ाते हैं। चूंकि कांट बहुत पुराना है, लेकिन शुरुआत इसने की थी। कांट का अनुसरण फिर हेटनर ने किया, ठीक है। फिर कार्ल सावर अमेरिका में जो बर्कले स्कूल है वहाँ से निकल कर आता है, जिसको हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसमें ये वापस मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना रखता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्षेत्र वर्णन नहीं, सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब है एक प्रदेश, उस क्षेत्र विशेष का वर्णन करना, ठीक है। तो ये कार्ल सावर इसका विचार रखता है। उसके बाद में होर्सोन आता है। तो होर्सोन कार्ल सावर, हेटनर और कांट की विचारधारा का चरमोत्कर्ष है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना देता है और इसके ऊपर इसकी एक किताब आती है। उस किताब में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करता है कि एरियल डिफरेंशिएशन है क्या, ठीक है। भूगोल को वर्णनात्मक स्थापित करने के लिए, आइडियोग्राफिक मेथड के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका है? ये होर्सोन का है। तो ये चीजें चारों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कार्ल सावर आप सब जानते हैं। कार्ल सावर कौन है? ये अमेरिका का भूगोलवेता है, बर्कले स्कूल, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले स्कूल का भूगोलवेता है। इसकी 1925 में एक किताब आती है, कितनी बार ही हम पढ़ चुके हैं। 1925 की पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, राइट। इस किताब में वो एक संकल्पना देता है, वो है सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना देता है। इस सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना में ये क्या कहता है कि कोरोग्राफी क्या है, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है? तो इसमें ये कहता है कि प्राकृतिक दृश्य भूमि, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक दृश्य भूमि का सांस्कृतिक दृश्य भूमि में परिवर्तन होने की प्रक्रिया की प्रकृति का अध्ययन ही क्या है? यहाँ पर ये कोरोलॉजी हम कह सकते हैं या क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कह सकते हैं कि वो एक कोई प्राकृतिक भूदृश्य है। उस भूदृश्य में एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम है मानव, मतलब एक प्राणी आएगा, उस प्राणी का नाम है मानव। तो जो मानव उसमें परिवर्तन करेगा, उस परिवर्तन के बाद में जो दृश्य भूमि बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक दृश्य भूमि। तो नेचुरल जो दृश्य भूमि थी, प्राकृतिक दृश्य भूमि थी, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं था, अब मानव का हस्तक्षेप शुरू हुआ है, तो कुछ सालों बाद वो एक क्या बन गई? सांस्कृतिक दृश्य भूमि बन गई है। तो इस सांस्कृतिक दृश्य भूमि की जो प्राकृतिक से सांस्कृतिक में जो चेंज आया है, उस चेंज का, उस परिवर्तन का ही अध्ययन क्या है? कोरोग्राफी है। तो यहाँ पे कौन कहता है? ये अपना कार्ल सावर कहता है, जिसमें मानव की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और पूरा इसी में छुपा हुआ है। पूरा कार्ल सावर का जो थीम है वो इसी में छुपी हुई है। कार्ल सावर कहता है प्राकृतिक दृश्य भूमि का सांस्कृतिक दृश्य भूमि में परिवर्तन की प्रकृति का अध्ययन ही क्या है? कोरोलॉजी है, राइट। जिसमें मानव की भूमिका प्राथमिक होती है या महत्वपूर्ण होती है, मानव की भूमिका सर्वोपरि होती है। ये किसका विज्ञान है? कार्ल सावर का, ठीक है। इसने जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि दी है, इसी को ही अब आगे बढ़ाएगा 1925 के बाद में होर्सोन, ठीक है। सर इस यूनिट की कितनी क्लास और है? अभी मुझे लगता है कि 7 क्लास और है, आराम से 7 क्लास मान के चलिए, आराम से 7-8 क्लास और हो जाएगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हमारा आज के इस टॉपिक का हीरो, इसका नाम है होर्सोन, ठीक है। ये जो होर्सोन है ये भी अमेरिकन है, ठीक है, ये भी अमेरिकन है और 20वीं शताब्दी का प्रमुख हीरो है भूगोल का। मध्य 20वीं शताब्दी इसको कहेंगे, 20वीं शताब्दी नहीं, मध्य 20वीं शताब्दी। मध्य 20वीं शताब्दी का काल जो माना जाता है वो किसका माना जाता है? होर्सोन का माना जाता है, ठीक है।
होर्सोन की एक पुस्तक आती है 1939 में, इसका नाम है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति, ठीक है, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इस पुस्तक में ये क्या कहता है, इस पुस्तक में ये अपना नया विचार रखता है, वो नया विचार ही सबसे अधिक प्रभावी है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी में वो क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना देता है, ठीक है। जो अभी तक ये कोरोलॉजी चल रही थी, इस कोरोलॉजी को नया नाम देता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, कोरोलॉजी का नया नाम, कोरोलॉजी का नया नाम देता है। वो नाम क्या है, अपना टॉपिक आज का क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। अब क्षेत्रीय विभेदन क्या है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर पाए जाने वाले तत्वों के मध्य विविधात्मक, मतलब जो डाइवर्सिटी है, उसके लक्षणों का अध्ययन। पृथ्वी की सतह, देखो पूरा एक ही लाइन में पूरा निचोड़ है इस संकल्पना का, क्षेत्रीय विभेदन का। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों के विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन ही क्या है, सिंपल है, क्षेत्रीय विभेदन है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय विभेदन है, ये हैटनर की भूगोल की गीता या बाइबल, हाँ, इस सिद्धांत को भूगोल की गीता कहा जाता है। उस समय की मध्य 20वीं शताब्दी में ये जो क्षेत्रीय विभेदन है, हार्सोन की विचारधारा, ये भूगोल की गीता माना जाता था। इतना अधिक ये क्या था, मध्य 20वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रभावी था, ठीक है। तो हैटनर की ये परंपरा का अनुसरण करता है कौन, यहाँ पर होर्सोन, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदन क्या है, कोरोलॉजी का नया नाम है और हैटनर की परंपरा का क्या करता है, अनुसरण, राइट। जो पहले परंपरा हैटनर की चल रही थी, कोरोलॉजी या क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान, उसी का यहाँ पर अनुकरण किया जाता है, किसके द्वारा, होर्सोन के द्वारा, ठीक है। इसी को नया नाम दिया जाता है। अब ये जो इन सब का मेथड है, इन सब के मेथड को एक नया नाम देते हैं, ठीक है। अब जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इन सब का जो मेथड है, इन सब का मेथड को हम नया नाम दे रहे हैं। ये नया नाम जो है, इसको कहते हैं वर्णनात्मक भूगोल, वर्णनात्मक भूगोल। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडियोग्राफिक मेथड, ठीक है, आइडियोग्राफिक कॉन्सेप्ट। इन सब का एक निचोड़ है, कांट हो, चाहे हैटनर हो, चाहे कार्ल सावर हो, चाहे होर्सोन हो, इन सब का निचोड़ क्या है, आइडियोग्राफिक मेथड, वर्णनात्मक भूगोल, ठीक है। कोरोलॉजी को नया नाम द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किताब आती है, कोरोलॉजी का नया नाम क्षेत्रीय विभेदन आता है। अब क्षेत्रीय विभेदन में होता क्या है, उसको हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या इसमें नए तत्व या नई चीज़ें इसमें आने वाली हैं, उस सब को हम देखते हैं, राइट। तो ये जो क्षेत्रीय विभेदन को समझने से पहले ये जो हमने चीज़ें समझी है, कांट से लेकर, हैटनर से लेकर, कार्ल सावर से लेकर एंड होर्सोन तक हम पहुंचे हैं और इसकी पृष्ठभूमि के साथ पहुंचे। पहले हमने क्या देखा, इसकी पृष्ठभूमि देखिए। तो ये जो पृष्ठभूमि है, स्टार्टिंग की जो व्यवस्था है, उसके बाद में ये लिंक हो रहा है, राइट। इसको लिंक करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे प्रत्यक्षवाद, होर्सोन सेफर वाद विवाद, फिर मात्रात्मक क्रांति तक हम पहुंच पाएंगे। तो इन सारे कारकों को हमें आपको इंटरलिंक करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर आती है मेन क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना। क्या आती है, क्षेत्रीय विभेदन। अब आप इसके बारे में काफी जानते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, होर्सोन है, राइट। कौन सी पुस्तक में इसका प्रतिपादन होता है, उस पुस्तक का नाम भी हम पढ़ चुके हैं, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939, ठीक है। देखो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा कब प्रभावी होती है, जब सांस्कृतिक दृश्य भूमि 1925
अमेरिका में जो कार्ल सावर है वो क्या करता है कि पूरे अमेरिका में भूगोल का एक नया स्वरूप सामने रखता है कल्चरल लैंडस्केप के माध्यम से। तो उसी विचारधारा को अमेरिका में आगे बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर होड्सन कर रहा है। ठीक है, इसका विकास जो है वो कैसे होता है, इसकी विकास की परंपरा को हम क्या कहते हैं, इसकी विकास की परंपरा का नाम है कांट हैटनर सावर, कार्ल सावर, और इसको कहा जाता है होड्सन की क्षेत्र वर्णनी परंपरा। क्षेत्र वर्णनी को हम क्या कहते हैं, कोरोलॉजी कहते हैं, क्षेत्र वर्णनी परंपरा। अब देखो, कांट, हैटनर, कार्ल सावर और होड्सन, इनकी परंपरा का विकास को ही आगे होड्सन बढ़ाता है। तो इनकी विचारधारा में हल्का हल्का सा अंतर है। सब लोग यही कहते हैं क्षेत्र वर्णनी, कोरोलॉजी, क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले तत्व हैं, उन तत्वों में एक संगतता पाई जाती है, एक एसोसिएशन पाया जाता है, एक स्थानिक क्रम व्यवस्था पाई जाती है। स्थानिक क्रम व्यवस्था का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में जो तत्व पाए जाते हैं वो एक विशेष ऑर्डर में वो व्यवस्थित होते हैं। तो उस स्थानिक संगतता का, एसोसिएशन का, और उस स्थान विशेष में पाए जाने वाले तत्वों की एक व्यवस्थित क्रम व्यवस्था का अध्ययन ही क्या है, यहाँ पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोरोलॉजी है। ठीक है, इस कोरोलॉजी के स्वरूप को हल्का हल्का ऊपर नीचे करते हुए यहाँ होड्सन तक पहुँचती है। इस कोरोलॉजी का नया नाम, जो क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, उसका नया नाम यहाँ पर क्या देता है होड्सन, क्षेत्रीय विभेदन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ होता है, इसको मूल विचारधारा को अगर हम देखें, ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन की मूल विचारधारा को अगर हम देखें तो इस विचारधारा का मतलब है कि कोई क्षेत्र विशेष है तो उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले तत्वों की जो उसके निर्माण होने की प्रोसेस क्या है, उन तत्वों का स्थानिक क्रम क्या है, और वो स्थानिक जो तत्व है उसकी सतह, मतलब क्षेत्र प्रदेश विशेष की सतह के विविधात्मक तत्वों का लक्षण है, उन सारे लक्षणों का अध्ययन करना। ठीक है, और साथ में अन्य क्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र है उससे तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलना भी करना। यही क्षेत्र वर्णनी यही क्या है, क्षेत्रीय विभेदन है। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभेदन की जो संकल्पना है वो इन मूल कारक या इन मूल तत्वों पर जो है मानी जाती है, या ये 3 कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 है क्षेत्रीय रूप में पाए जाने वाले कारकों की क्षेत्रीय विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करना। ठीक है, वो लक्षण कैसे डेवलप हुए उसका अध्ययन करना। साथ में आसपास का जो एरिया है, प्रदेश का जो एरिया है आसपास का, आसपास के एरिया से वो कैसे भिन्न है, ठीक है, उसकी भिन्नता की तुलना करना। यही क्या है यहाँ पर क्षेत्र वर्णनी, यही यहाँ पर क्षेत्रीय विभेदन है। ठीक है, तो इसका विकास इन्होंने किया था, और मध्य 20वीं शताब्दी की ये प्रमुख विचारधारा बन जाती है। ठीक है, इस विचारधारा को मतलब इस विचारधारा का या इसके शब्दों को, ठीक है, भूगोल की गीता कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भूगोल की गीता, हालांकि पूछा नहीं गया, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। भूगोल की गीता भी कहा गया, राइट। होड्सन को क्या माना जाता है, मध्य 20वीं शताब्दी का महान भूगोलवेता। राइट, ये जो विचारधारा है, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि लगभग 1945 तक या द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक इसका प्रभाव होता है, इस विचारधारा का प्रभाव होता है।
जब तक कि शेफर इसकी सफलतम आलोचना नहीं कर देता है। वैसे 1953 तक भी चलती है, 1953 में इसका विचार आता है। सर इस यूनिट में कितनी क्लासेस है? भूगोल की गीता या बाइबल? सर इनका पूरा नेम रिचर्ड हॉर्सन है क्या? कार्ल रिचर्ड हॉर्सन, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, हॉर्सन ही याद रखो। राकेश कुमार, पता नहीं एग्जैक्ट, रिचर्ड हॉर्सन ही होना चाहिए, ठीक है, हॉर्सन ही याद रखो। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर इन नोट्स कितने में मिलेंगे जिसने कोर्स ले रखा है? आपने बता ही दिया है, ठीक है राकेश कुमार ने। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं। इसे भूगोल की गीता क्षेत्रीय विभेदन का नाम जो है इसको कहा गया है। हैटनर की, हमने ये भी देख लिया, हैटनर की कोरोलॉजी का अनुकरण किया गया, ठीक है, उसी का नया नाम दिया गया, ठीक है। इसके विकास में ये इन्होंने किसका अनुकरण किया? हैटनर की कोरोलॉजी का इन्होंने क्या किया? अनुकरण किया, राइट। उसके अकॉर्डिंग उसी विचारधारा का नया नाम क्षेत्रीय विभेदन दिया गया, ठीक है। अब देखो क्षेत्रीय विभेदन होता क्या है, इसको सबसे अधिक समझते हैं, महत्वपूर्ण है इसकी मूल संकल्पना। थोड़ा सा वो डिटेल से देखते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की मूल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मूल विचार क्या है, ठीक है। देखो इसका मूल विचार जो निकल कर आता है वो प्रादेशिक भूगोल से आता है। कहां से आता है? क्षेत्र विभेदन जो है इसका मूल विचार कहां से निकल कर आ रहा है? प्रादेशिक भूगोल से। क्योंकि प्रादेशिक भूगोल में क्या है, प्रदेश विशेष के अंदर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रदेश विशेष के पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें देखो प्रादेशिक भूगोल जो है इसी का कार्यात्मक रूप माना जाता है। मतलब क्षेत्र विभेदन का क्या है? कार्यात्मक रूप हम कह सकते हैं। इसका फंक्शनल रूप क्या है? प्रादेशिक भूगोल, कार्यात्मक रूप, ठीक है। इस कार्यात्मक रूप को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल। मतलब क्षेत्र विभेदन को अगर हम एक एक्शन मोड में लाएंगे तो उसका एक्शन मोड वो क्या है? प्रादेशिक भूगोल है। और प्रादेशिक भूगोल क्या? प्रदेश क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो सारे कारक हैं उनकी विशिष्टताओं का अध्ययन करना, या एक भूदृश्य है या एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो परिघटनाएं हैं उन परिघटनाओं की यूनिकनेस का, उनके अनूठेपन का अध्ययन करना, ठीक है। उनके अनूठेपन का अध्ययन करना, उनकी विशेषताओं का निर्माण कैसे हुआ उसका अध्ययन करना, प्लस उस क्षेत्र विशेष में जो विविधात्मक लक्षण जो कारक पाए जाते हैं उन कारकों की विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करना, प्लस पड़ोसी क्षेत्रों से उसकी तुलना करना, ठीक है। यही क्या है? क्षेत्र वर्णनी भूगोल है, ठीक है। ये यहाँ पर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षण है उसकी विविधताओं का विशेष रूप से अध्ययन करके उससे पास वाले से तुलना करके उसको क्षेत्रीय विभिन्नता के रूप में स्थापित करना कि ये ऐसा मॉडल है। जैसे सवाना घास का मैदान है, ठीक है, क्या है ये? अनूठेपन का अध्ययन, हाँ बिल्कुल, यूनिकनेस का अध्ययन, अनूठेपन का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि जो क्षेत्र वर्णनी क्षेत्रीय विभेदन है, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदन में अगर एक बड़ा एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे सवाना घास का मैदान है, तो सवाना घास के मैदान के क्षेत्र में जो घास पाई जाती है वो उसकी विशिष्टता है, वो उसकी यूनिकनेस है, ठीक है। और उसके घास के अंदर जो प्राणी वगैरह जो भी पाए जाते हैं उसका अपना एक अनूठापन है, एक यूनिकनेस है, ठीक है, उसकी एक विशिष्टता है। ये विशिष्टता उस क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, इसका अध्ययन करना, प्लस इसके आसपास के जो अलग क्षेत्र हैं उनसे तुलना करना क्योंकि वो उससे अलग हैं। तो इसकी यूनिकनेस की विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन ही, सवाना घास के मैदान के लक्षणों का अध्ययन ही क्या है? यहाँ पर क्षेत्रीय विभेदन है। और ये जो विशिष्टता है, ये यूनिकनेस है, अन्य क्षेत्र से विभेदन करती है। एरियल डिफरेंशिएशन नाम में ही छुपा हुआ है, क्षेत्रीय विभिन्नता। तो क्षेत्रीय विभिन्नता अन्य क्षेत्रों से उसको अलग करती है, और वो अलग होने का कारक क्या है? वो है उसकी यूनिकनेस, अनूठापन, उसकी विशिष्टता, उसकी परिघटना की विशेषता। परिघटना का मतलब है कि उस कारक विशेष में जो पाए जाते हैं उसकी विशेषता को हम क्या कहते हैं? उसकी एक परिघटना कहते हैं, ठीक है। तो भूदृश्य के, एक सेकेंड, भूदृश्य के जो क्षेत्र हैं तो जो भूदृश्य है उसकी जो विशेषता है उसका अध्ययन करना, या भूदृश्य की परिघटनाओं की विशेषता का अध्ययन करना क्या है? यहाँ पर क्षेत्रीय विभेदन है। तो अब इसकी मूल संकल्पना अगर हम देखें
इसकी मूल संकल्पना है क्षेत्र विशेष के तथ्यों के विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करना। ठीक है, इसका दूसरा बड़ा कारक जो है वो ये है भूदृश्य की परिघटनाओं में पाई जाने वाली विशिष्टता या उसका अनूठापन, या उसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिकनेस। ठीक है, उसकी जो यूनिकनेस पाई जाती है, अनूठापन या यूनिकनेस, भूदृश्य की परिघटनाओं में पाई जाने वाली विशेषता या अनूठापन, अनूठेपन या यूनिकनेस का अध्ययन ठीक है। दूसरा जो है परिघटना है, ठीक है, परिघटनाओं की विशिष्टता जो है, यूनिकनेस जो है, विशिष्टताओं की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना, उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना। राइट, अगला है भूदृश्य की विशिष्टताओं का समीपस्थ जो क्षेत्र है, समीपस्थ भूदृश्य की विशिष्टताओं या यूनिकनेस की विशेषताओं से तुलना करना। ठीक है, यही क्या है, क्षेत्रीय विभेदन की मूल संकल्पना है। अब इसमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सवाना घास भूमि। ठीक है, जो सवाना घास भूमि है, तो सवाना घास भूमि के जो यूनिकनेस है, उसका अनूठापन है, उसकी विशिष्टता है। ठीक है, सवाना घास भूमि में पाई जाने वाली जो विशिष्टता क्या है, यहाँ पे घास भूमि है। ठीक है, पाई जाने वाली घास भूमि का अन्य क्षेत्रों से तुलना। ठीक है, तो जो सवाना घास भूमि है, इस सवाना घास भूमि की विशेषताओं का वर्णन क्षेत्रीय विभेदन है। ठीक है, सवाना घास भूमि में पाई जाने वाली विशेषताओं का वर्णन आप क्या मान सकते हैं, क्षेत्रीय विभेदन। अब ये क्षेत्रीय विभेदन कब हमें महसूस होगा, जब हम अन्य से तुलना करेंगे। राइट, जब हम क्या करेंगे, अन्य से तुलना करेंगे। ठीक है, इसी का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, किससे निकल कर आ रहा है, प्रादेशिक भूगोल से निकल कर आ रहा है। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, अगर हम देखें, प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, सिमिलरिटी होती है, एक समानता होती है। क्षेत्रीय तत्वों में समानता होती है, समानता। ठीक है, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, प्रादेशिक भूगोल में। तो क्षेत्रीय तत्वों के बीच में जो समानता होती है या सदृश्यता होती है, एक क्षेत्र विशेष के पाए जाने वाले कारकों के बीच में एक सिमिलरिटी होती है, उस सिमिलरिटी को हम क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसी का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल है।
ठीक है। तो उस प्रादेशिक भूगोल से ही निकल कर क्या आ रहा है, क्षेत्रीय विभेदन आ रहा है। तो मूल कॉन्सेप्ट ये कहाँ से निकल रहा है, प्रादेशिक भूगोल से निकल रहा है, ठीक है। और उसकी मूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारी इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक है। तो प्रदेशों की जो विशेषता है उसका अनूठापन है, इसका वर्णन करना, यहाँ पर एक विशेष नाम या शब्दावली निकल कर और आ रही है। उस शब्दावली का नाम है वर्णनात्मक भूगोल, जिसको आइडियोग्राफिक मेथड कहते हैं। इस पूरा प्रादेशिक भूगोल या क्षेत्रीय विभेदन किसके ऊपर टिका हुआ है, वो वर्णनात्मक भूगोल पे टिका हुआ है, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदन की जो मूल संकल्पना, क्षेत्रीय तत्वों में समांगता को हम क्या कह सकते हैं, प्रदेश या क्षेत्र के तत्वों का वर्णन, क्षेत्र के तत्वों का हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इस वर्णन को ही क्या कहा गया है, वर्णनात्मक भूगोल, ठीक है। उसकी व्याख्या करना, विवेचना करना, वर्णनात्मक भूगोल से ही इसका क्या मूल कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राफिक मेथड, ठीक है। आइडियोग्राफिक मेथड क्या है, व्याख्या का भूगोल है, वर्णन का भूगोल है। जो कारक, जो विशेषताएं क्षेत्र विशेष में आपको दिख रही है, या जिन कारकों के बीच में एक संगतता पाई जाती है, या भूदृश्य में पाई जाने वाली विशिष्टता है, उस विशिष्टता का वर्णन कर दो, ठीक है। उसकी व्याख्या कर दो, उसकी विवेचना कर दो। ये विवेचना ही क्या है, आइडियोग्राफिक मेथड है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये आइडियोग्राफिक मेथड का जो उल्टा शब्दावली है, उसका नाम है नोमोथेटिक अप्रोच। वो कहते हैं कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है नोमोथेटिक वाले इसकी आलोचना में क्या कहते हैं कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है उसका केवल लिख दे रहे हैं, मतलब तत्वों का संकलन कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहीं गया, जो मुझे दिखाई दिया मैंने उसका वर्णन करके लिख दिया, यही वर्णनात्मक भूगोल है, ठीक है। तो ये जो है नोमोथेटिक वाले जो है सेफर वगैरह हैं, ये कहते हैं कि ये तो अति सरल भूगोल है, इतना सरल भूगोल नहीं हो सकता है। हमारा जो भूगोल है वो तो वैज्ञानिक है, वो कार्य कारण पर चलता है, वो नियम सिद्धांत पर चलता है। हमारा भूगोल तो नोमोथेटिक है, ठीक है। हमारा भूगोल तो सिद्धांतवादी है, वैज्ञानिक है, ठीक है, जिसमें कारण कार्य का प्रभाव अध्ययन किया जाता है। आप तो जो देख रहे हो कवि की तरह लिख रहे हो, बस ऐसा नहीं चलेगा, भूगोल को ऐसा नहीं बना सकते। तो सब सेफर आगे इसकी 1953 में सेफर की एक किताब है, या उसका एक जो है ये रिसर्च पेपर है, उसमें वो लिखता है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल में अपवादवाद। वहाँ से इसके नई कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, ठीक है। वहाँ से इसका नया कॉन्सेप्ट जो है उसकी शुरुआत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं आगे नोमोथेटिक अप्रोच कहा जाता है, इसकी आलोचना करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राफिक मेथड। तो आप बेसिक इसका समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो होर्सोन है, तो होर्सोन की जो कोरोलॉजी है वो प्रदेशों का वर्तमान का अध्ययन करता है। मतलब एक आलोचना इसकी इस आधार पर भी की जाती है कि जो होर्सोन की क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना है, होर्सोन की जो क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि ये वर्तमान का अध्ययन करता है। आइडियोग्राफिक मेथड क्या करता है, ये वर्तमान का अध्ययन, कोई भी भूदृश्य है उसके वर्तमान का अध्ययन करता है। भूदृश्य के वर्तमान का क्या करना है, यहाँ पे अध्ययन करता है। अब देखो होता क्या है कि वर्तमान का अध्ययन, क्योंकि मैंने एक शब्दावली यहाँ पर भी लिखी है कि उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना, ठीक है, उत्पत्ति के कारणों की विवेचना। तो उत्पत्ति के कारणों की जो विवेचना है उसके लिए ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि जो हार्सोन का भूगोल है या हार्सोन का क्षेत्रीय विभेदन है, उस स्थान विशेष में पाए जाने वाले वर्तमान का जो भूदृश्य उसी का अध्ययन करना है। लेकिन ये भूगोल में कहा जाता है कि भूगोल के भूदृश्य को अच्छे से समझना है तो उसके इतिहास को समझना पड़ेगा, वरना भूगोल के भूदृश्य का आप अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसकी आलोचना के रूप में कहा जाता है कि जो इसके आलोचना के रूप में जैसे डरवेंट विटलसी है, ठीक है, उसका एक अनुक्रमिक बसावट का कॉन्सेप्ट आता है। अनुक्रमिक बसावट का मतलब है सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, मतलब जो यूरोप से अमेरिका में लोग आकर बसे तो उन्होंने कई साल में जो भूदृश्य में परिवर्तन किया, तो उसका क्रमिक ऐतिहासिक अध्ययन करना, ठीक है। तो इसकी आलोचना के रूप में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी निकल कर आते हैं भूगोल में। मालीराम जाट आज समय की चोरी करके स्कूल में पहली बार लाइव क्लास देख रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आज की छुट्टी है क्या? हमारी तो नहीं है, इंटरवल हुई है। नहीं, मुझे जाना है, मेरी इलेक्शन ड्यूटी है, ठीक है, हमारी ट्रेनिंग है आज, सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में इलेक्शन ड्यूटी है और जाना पड़ेगा। अभी फटाफट हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्षेत्रीय विभेदन की जो क्रियाविधि है वो 3 रूप में पाई जाती है कि ये क्षेत्रीय विभेदन है, ये किस रूप में, क्रिया रूप में आता है या एक्शन मोड में किस रूप में आता है। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें क्षेत्रीय विभेदन की क्रियाविधि, क्षेत्रीय विभेदन की क्रियाविधि के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं या 3 स्वरूप है। 3 प्रकारों से ये क्या आते हैं, एक्शन मोड में आती है। नंबर 1 क्या होता है कि जो भी क्षेत्रीय विभेदन है, मतलब जो प्रदेश है, तो प्रदेश का वर्णन करना। ठीक है, प्रदेश या प्रदेश के बारे में जो है उसका वर्णन करना। अभी टाइम चेंज नहीं हुआ क्या स्कूलों का? होली के, ये दीपावली के बाद में स्कूलों का टाइम चेंज होता है शायद। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले जो है प्रदेश का वर्णन करना या प्रदेश का निर्धारण करना। ठीक है, दूसरा है जो प्रदेश का आपने फाइनल किया है, उसका निर्धारण किया है या वर्णन किया है, तो उसकी विशिष्टताओं का वर्णन करना। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, पहले वाले में वर्णन नहीं कह सकते, आप क्या कह सकते हैं, प्रदेश का निर्धारण या उसका फिक्स करना कि ये हमारा क्षेत्र विशेष है, इसके ऊपर हमें कार्य करना है। तो फिर क्या करना है आपको, प्रदेश की विशिष्टताओं का अध्ययन करना है। प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विशेषताओं के अध्ययन में क्या आ जाता है, भूदृश्य की जो सतह है, भूदृश्य की सतह की विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन। राइट। तीसरा जो कार्य है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि विशिष्टताओं के कारणों की समीक्षा 15 अक्टूबर से होगा। ओके, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है विशिष्टताओं के, जो प्रदेश की विशिष्टता है, तो विशिष्टताओं के कारणों की मतलब उत्पत्ति के कारणों की समीक्षा करना। ठीक है, विशिष्टता के जो कारण है कि किस कारण से वो विशिष्टता बनी है, उसकी उत्पत्ति के कारणों की उसके उत्पत्ति के कारणों की समीक्षा करना, और साथ में उसका जो एरिया है अन्य से तुलना करना। ठीक है, तो प्रदेश की विशिष्टताओं के या की उत्पत्ति के कारणों की क्या करना है, कारणों की समीक्षा करना है, कारणों की समीक्षा करना एवं समीपवर्ती प्रदेशों से क्या करना है, तुलना करना, समीपवर्ती प्रदेशों से तुलना करना। ये इसका 3 क्रियाविधि होती है कि प्रदेश जो है, स्टार्टिंग में जो विशिष्ट भूदृश्य है या भूदृश्य की परिघटना है, उसकी विशिष्टताओं का अध्ययन करना। ठीक है, फिर उसकी विशेषताओं के अध्ययन करके उसका वर्णन करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी विवेचना करना, उसकी व्याख्या करना। व्याख्या के बाद में जो उस प्रदेश विशेष की यूनिकनेस है, उसका अनूठापन है, उसके उत्पत्ति के क्या कारण है, उसके कारणों की विवेचना समीक्षा करना, और समीपवर्ती जो भाग है उसके भूदृश्य की क्या करना है। सर किसी प्रदेश की उत्पत्ति और हिस्ट्री का सेम ही हुआ ना? हाँ सही है, किसी प्रदेश की उत्पत्ति और हिस्ट्री सेम ही होता है। तभी यहाँ पे कह रहा हूँ कि होर्सन के विचार में ये एक द्वंद्वात्मक विचार दिखता है। ठीक है, कि जो क्षेत्रीय विभेदन आएगा उस क्षेत्रीय विभेदन के 3 प्रमुख कारक होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना मतलब हिस्ट्री कैसे बनी, वो उसके हिस्ट्री का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये कारक क्षेत्रीय विभेदन का प्रमुख रूप है, लेकिन होर्सन वर्तमान का ही अध्ययन करता है। ठीक है, होर्सन किसी प्रदेश के वर्तमान का ही अध्ययन करता है। राइट, तो ये तीनों कारक जो है इसमें मुख्य रूप से आते हैं, यही आगे बढ़ता है। अब देखो, अगर क्षेत्रीय विभेदन की हम प्रासंगिकता की बात करें कि क्षेत्रीय विभेदन की प्रासंगिकता क्या है, प्रदेश विशेष की प्रासंगिकता क्या है, या ये इस कॉन्सेप्ट की प्रासंगिकता क्या है, उसको हम देखें। क्षेत्रीय विभेदन की
प्रासंगिकता। देखो क्षेत्रीय विभेदन चूंकि किससे जुड़ा हुआ है, क्षेत्रीय विभेदन किससे जुड़ा हुआ है, क्षेत्रीय विभेदन जुड़ा हुआ है प्रदेश विशेष से, क्षेत्र विभेद से, भूदृश्य से। तो स्थानिक भूदृश्य है, उस स्थानिक भूदृश्य के विविधताओं का वर्णन कर रहे हैं, उसकी कुछ यूनिकनेस का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे इसका प्रयोग जो किया जाता है क्षेत्रीय विभेदन का, वो किस में किया जाता है, प्रादेशिक नियोजन में। किस में किया जाता है, प्रादेशिक नियोजन होता है। उस प्रादेशिक नियोजन में क्षेत्रीय विभेदन सहायक है, क्षेत्रीय विभेदन सहायक है। क्योंकि क्षेत्रीय विभेदन से हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रादेशिक असंतुलन है वो प्रदेश विशेष में कितना है। जैसे मान लीजिए दो क्षेत्र या दो भूदृश्य हम मान रहे हैं, एक जो है पश्चिमी राजस्थान है, एक पूर्वी राजस्थान है। ये अपने आप में दो प्रदेश है। इन दोनों प्रदेशों का हम विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पश्चिमी राजस्थान की क्या यूनिकनेस है, उसकी क्या कमियां हैं, चूंकि समीक्षा भी करेंगे, और पूर्वी राजस्थान की क्या अनुटापन है, उसकी क्या यूनिकनेस है और उसकी क्या विशेषता है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का तुलनात्मक स्टडी करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि दो प्रदेशों के बीच में कितना प्रादेशिक असंतुलन है। तो इस प्रादेशिक असंतुलन से हम वहां पर प्रादेशिक नियोजन को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रदेशों के मध्य प्रादेशिक रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक असंतुलन की पहचान में सहायक है। क्या है, उसकी पहचान में ये सहायक है। राइट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो सामाजिक प्रासंगिकता है, ठीक है, सामाजिक प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है कि वर्तमान की जो समस्याएं हैं, सर किसी प्रदेश की उत्पत्ति और हिस्ट्री का सेम, ठीक है। तीसरा जो है सामाजिक प्रासंगिकता का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं सामाजिक प्रासंगिकता का सिद्धांत कहें या जो है इसके जो रूप हैं। ठीक है, सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्र में क्या आ जाता है, नंबर 1 क्षेत्रवाद कहीं पर है तो वो क्यों है। ठीक है, इसके क्षेत्रवाद की समस्याओं की पहचान करना, कारणों की खोज करना। कहीं मान लीजिए नक्सलवाद है तो नक्सलवादी कॉरिडोर का विकास क्यों हुआ है, जब वहाँ के हम क्षेत्रीय यूनिकनेस के कारकों का अध्ययन करेंगे, क्षेत्रीय विशिष्टताओं का, परिघटनाओं की विवेचना करेंगे तो नक्सलवाद की जो समस्या है, नक्सलवाद की समस्या की पहचान की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की कोई सामाजिक समस्याएं हैं उसमें भी ये बहुत अधिक क्या है, सहायक है। राइट। इसके अलावा देखो क्षेत्र वर्णनी भूगोल, जिसमें क्या होता है कि जो अगर हम ये बात कहें कि कोई क्षेत्र विशेष में हमें क्या करना है, कोई जैसे वैसे आ गया प्रादेशिक नियोजन में आ गया है, कोई पंचवर्षीय योजना लागू करनी है या कोई कल्याणकारी योजना लागू करनी है, तो जो कल्याणकारी भूगोल है, कल्याणकारी भूगोल की विकास में भी सहायक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय विभेदन या प्रादेशिक भूगोल है, 1880 के दशक में जब कल्याणकारी भूगोल आता है तो वापस इस क्षेत्रीय विभेदन या प्रादेशिक भूगोल की उत्पत्ति होती है। कल्याणकारी भूगोल के विकास में ये क्या माना जाता है, सहायक माना जाता है। राइट। इसके अलावा जो है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी है। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में उपयोगी है। पर्यावरणीय समस्याओं कि ये समाधान में क्या होता है, उपयोगी माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र विशेष की यूनिकनेस है, उसके कारकों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर प्रदूषण का स्तर क्या है उसका पता चलता है, संरक्षण का स्तर क्या है उसका पता चलता है, प्लस प्लस कुछ और ऐसे कारक हैं, तो उन सारे कारकों का भी हमें यहाँ पर अध्ययन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्षेत्र वर्णनी भूगोल जो है वो कहीं ना कहीं, क्षेत्र वर्णनी नहीं, क्षेत्रीय विभेदन भूगोल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर प्रासंगिक है, मतलब भूगोल में उसकी समस्याओं के समाधान में प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसकी जो यूनिकनेस की अध्ययन हम करते हैं, उसकी विशेषताओं का जो अध्ययन करते हैं वो हमारे लिए उपयोगी साबित सिद्ध होता है। अन्य कई भी कारक हैं, क्योंकि क्षेत्र का अध्ययन कई रूपों में किया जाता है। ठीक है, कई विषयों में किया जाता है, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र विभेदन का कॉन्सेप्ट है बस वो इतना ही है। ठीक है, 3 मुख्य चीज़ें हैं कि किसी भूदृश्य में पाई जाने वाली विशिष्टताओं का
किसी भूदृश्य में पाई जाने वाली हम कहेंगे भूदृश्य की परिघटनाओं की जो विशिष्टता है, यूनिकनेस है, उसका अध्ययन करना, उन विशिष्टताओं की उत्पत्ति के कारकों की विवेचना करना, समीक्षा करना, और साथ में जो भूदृश्य है उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी विशेषता है, उसके आसपास के सारे जो प्रदेश है उस प्रदेशों से तुलना करना। ठीक है, तुलना किस आधार पर की जाएगी? जब उस भूदृश्य विशेष की हम क्षेत्रीय विविधता का हम अध्ययन करेंगे या क्षेत्रीय विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे, यही क्षेत्रीय विभेदन है। कुल मिला के एक जो प्रदेश है उस प्रदेश को अन्य प्रदेश से अलग करना, किसके आधार पर? उसकी यूनिकनेस के आधार पर। ठीक है, वो यूनिकनेस क्या होगी? उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले कारकों की संगतता, एसोसिएशन, अंतर संबंध, उसकी व्याख्या करके, ठीक है, उसका हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, बस यही हमारा क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट जो चलता है ये 1945 तक 1950 तक चलता है, लगभग मध्य 20वीं शताब्दी में बड़ा प्रभावी होता है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक होता है। कांट हैटनर कार्ल सावर की विचारधारा को, परंपरा को आगे होर्सोन बढ़ाता है। तो पूरा जो अपना अमेरिका है उस समय, चूंकि अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो अमेरिका से कोई विचारधारा निकल कर आ रही है तो उसका वजूद अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट, अब इसकी आलोचना जो है इसी अमेरिका का ही एक भूगोलवेता कहें या नोमोथेटिक अप्रोच कहें, सेफर कहें, वो आता है, वो इसकी काट करता है, एक सफलतम आलोचना करता है और इसका पूरा सफाया कर देता है। सफाया मतलब है ये पूरा विचार जो है बंद हो जाता है, क्राइसिस आता है। क्योंकि भूगोल का ये क्षेत्रीय विभेदन जो है ये भूगोल का तीसरा पैराडाइम है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको, जो है ये भूगोल का क्या माना जाता है? तीसरा पैराडाइम है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं होगा शायद कहीं, ये ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा भी है, बहुत डिटेल से पढ़ा है, भूगोल का तीसरा पैराडाइम। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं, भूगोल का तीसरा चिंतन फलन है, तीसरा पैराडाइम है। ठीक है, बस इसको अब शाम को हम देखेंगे। सेफर और होर्सोन का लड़ाई झगड़ा क्या है, इनका वाद विवाद क्या है, क्यों वाद विवाद होता है, इसके दोनों का तर्क क्या है, होर्सोन क्या पक्ष विचार रखता है, होर्सोन इसका प्रत्युत्तर भी देता है। ठीक है, प्रत्युत्तर में कौन सी किताब आती है, और धीरे धीरे सेफर सफल होके वो भूगोल की पूरी एक क्रांतिकारी, एक जो है हम कहें कि वाटरसाइड भूगोल में एरिया माना जाता है, और एक नई क्रांतिकारी विचारधारा देकर क्रांतिकारी भूगोल की नींव रखता है। प्रत्यक्षवाद के दर्शन के आधार पर ये मात्रात्मक क्रांति की नींव रखता है। कौन? यहाँ पर सेफर। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तीसरा कैसे होगा? तीसरा कैसे? 4 होगा ना, तीसरा ही होगा। सबसे पहला पैराडाइम जो माना जाता है वो निश्चयवाद माना जाता है, द्वितीय पैराडाइम माना जाता है संभववाद, और तीसरा पैराडाइम जो माना जाता है वो माना जाता है तीसरा पैराडाइम जो माना जाता है वो माना जाता है अपना ये क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, या कोरोलॉजी या प्रादेशिक वर्णन भूगोल। चौथा जो माना जाता है वो क्रांतिकारी ये मात्रात्मक क्रांति माना जाता है। पांचवा जो पैराडाइम है उसको अभिनव पैराडाइम या नया पैराडाइम कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान का जो पैराडाइम है उसको उत्तर आधुनिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, इन सब को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। जाके वो क्लास वापस एक बार रिपीट करना, और जो अपना SD कौशिक की किताब है उसमें एक बार वापस आप देखिएगा। ठीक है, तो आप सभी का आभार, थैंक यू। 10:30 हो गए, 10 बजे पहुंचने का टाइम था, इलेक्शन की ड्यूटी है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। चलिए।